Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. This class is BSc first year, Physics, first paper, Mechanics and Wave Motion. Today we discuss about reflection and reflection of wave on string. यहाँ पे अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एक प्रकार से साउंड कह दीजिए या मेनली वेव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन वेव के लिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए, तो हम आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिस्कशन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप छोटी कक्षाओं में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम उसको पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर्टी में v इज द वेलोसिटी, ये क्या है आपकी वेलोसिटी है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन जो है यह आपका रिफ्लेक्शन है, या क्या है रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन को ही हम रिफ्रैक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका एक सिरा हम अगर बाउंड कर देते हैं इस प्रकार से, यह क्या हुआ जा किस लगा धाक से, उसके बाद क्या होगा यह रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो यह इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ठीक। यह क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। और लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पार्ट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना हो रहा है कि हम तो मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मान लेते क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे बधा हुआ उसमें के द्वारा कुछ ट्रांसमिशन भी होता है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में हम आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो यहाँ वेव की वेलोसिटी रिफ्लेक्शन में और ट्रांसमिशन में दोनों क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। वेलोसिटी, इंसिडेंट वेलोसिटीज और रिफ्लेक्टिव वेलोसिटी दोनों क्या होता है, सेम होता है। वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, अर्थात जो वेलोसिटी वेव की होगी रिफ्लेक्शन के दौरान भी वेलोसिटी वही होगी, लेकिन रिफ्रैक्शन के दौरान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन के दौरान चेंज हो जाता है। अब सेकंड आपका आता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, ट्रांसमिशन को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ट्रांसमिशन को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा, वह आपके रिफ्लेक्शन के केस में, ट्रांसमिशन के केस में, दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है कि द टाइम टेकन बाई कंप्लीट वन वाइब्रेशन, अर्थात कोई दोलन करने वाली वस्तु जो होती है एक पूरा दोलन करने में जितना समय लेती है वह उसका आवर्त काल कहलाता है, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 सेकेंड, दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड रिफ्लेक्शन के केस में, ट्रांसमिशन के केस में, दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है। अब बात करते हैं वेवलेंथ। बात क्या करते हैं, वेवलेंथ की बात करते हैं, तरंगदैर्घ्य। किसकी बात करते हैं, तरंगदैर्घ्य। वन टाइम पीरियड में कवर किया गया डिस्टेंस जो होता है वही वेवलेंथ होता है। वन कंप्लीट साइकिल में कवर किया गया डिस्टेंस ही
वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ जो होता है रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, ट्रांसमिशन के केस में चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन के केस में जो वेवलेंथ होता है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे ट्रांसमिशन के केस में वेवलेंथ चेंज हो जाता है, क्योंकि जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका वेवलेंथ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब बात आती है फेज की। फेज कला क्या होता है? फेज जो होता है वह वेव्स की पोजीशन, किसी समयांतराल में वेव्स की पोजीशन को बताता है। और अगर डेंसर टू रेयर है तो फेज क्या होता है, 0 होता है। रेयर टू डेंसर है तो फेज क्या होता है, पाई होता है। ट्रांसमिशन के केस में फेज 0 होता है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बात करते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, अर्थात कोई किसी पिंड के, किसी पार्टिकल के, किसी वेव के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे जो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यह डिपेंड करता है एनर्जी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, यह एनर्जी की कंडीशन पे डिपेंड करता है उसका एम्पलीट्यूड। तो इस जो चार्ट बना हुआ है इसको आप नोट कर लें, एक बार देख लें, फिर हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स चलते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन हम आपको बताएंगे। ट्रांसमिशन मतलब रिफ्लेक्शन होता है, इसका डेफिनेशन हम बताएंगे। ठीक है, पहले आप इसको इतना नोट कर लें। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जब कोई वेव, क्योंकि आप छोटी कक्षाओं में क्लास 9th में, 10th में, 9th में नहीं है, 10th में है, उसके बाद 12th में है, ये लाइट में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेव्स की, वेव्स ऑन स्ट्रिंग पे बात करते हैं, साउंड वेव्स के बारे में बात करते हैं। साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। ऐसी बात नहीं कि लाइट में ही केवल ट्रांसमिशन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, साउंड में भी होता है। तो जब कोई वेव किसी एक मीडियम से चल के, या कह सकते हैं कि व्हेन, ये लिखा हुआ व्हेन ए वेव इज इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। टू मीडिया मतलब मीडियम दो हो, मतलब कि दोनों मीडियम के बाउंड्री पे जब कोई वेव क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होने के बाद उसका एक पार्ट क्या हो जाए कि उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाए, उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाए, अर्थात अपने इनिशियल पोजीशन में रिटर्न हो जाए। इस फिनोमेनन को, इस क्रियाविधि को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। और सिंपली आपने पढ़ा होगा जब कोई वेव्स या जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकरा करके पुनः अपनी दिशा में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब कोई वेव किसी दो मीडियम के बाउंड्री से जब वह टकराता है, टकरा करके उसका कुछ पार्ट इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल स्टेट में रिटर्न हो जाता है, इस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ये लिखा हुआ है व्हेन ए वेव इज इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव कम बैक इनटू इनिशियल मीडियम, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसका मतलब ये है कि जब एक वेव इंसिडेंट होती है टू मीडियम के बाउंड्री पे, उसका एक पार्ट, इंसिडेंट का एक पार्ट जो होता है अपने इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल मीडियम में क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, कम बैक हो जाता है। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि जैसे कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इसका एक सिरा हम क्या करते हैं, फिक्स कर दें, या क्या हो गया, फिक्स्ड एंड हो गया, यह फिक्स्ड एंड हो गया। आप क्या करते हैं, जैसे कोई रस्सी है, रस्सी को हम बांध दें, बांधने के बाद जब उसको हम पंप करते हैं तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है।
इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। अब जब वेव टू बाउंड्री टू मीडियम से इंटरेक्ट करता है तो वह रिटर्न उसका कुछ पार्ट क्या होता है, अपनी इनिशियल पोजीशन में क्या होता है कि बैक होता है, इनिशियल पोजीशन में बैक होता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो पीछे हमने चार्ट भी बनाया था, उसके में हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होता है, जो वेव्स की वेलोसिटी होती है, क्योंकि रस्सी को जब हम अप डाउन करते हैं तो एक वेव का फॉर्म बनता है, तो रिफ्लेक्शन के केस में उसकी वेलोसिटी जो होती चेंज नहीं होती है, सेम होती है, और उसका फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बस फेज क्या होता है, फिर उसका फेज चेंज हो जाता है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। अब बाकी फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये चेंज नहीं होता है, फेज उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे आपको फेज चेंज होता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि जब इसको हम बम्प करते हैं तो स्प्लैश बनता है, टकराने के बाद जब वो रिटर्न आता है तो ये फेज उसका चेंज हो जाता है, 180 डिग्री चेंज हो जाता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे लाइट के केस में आपने देखा था कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव आर अनचेंज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या होता है, अनचेंज होता है, जो कि बदलता नहीं है। फ्रीक्वेंसी जो होगा वह किसी भी रिफ्लेक्टेड वेव की वह चेंज नहीं होगी, वह सेम होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन टू नोट दैट, रिफ्लेक्शन के केस में अर्थात रिफ्लेक्टेड वेव के केस में कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिमेन्स अनचेंज, अर्थात उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे यह जितनी बार ऑसिलेट करेगा 1 सेकेंड में वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अर्थात मान लेते 1 सेकेंड में 3 बार ऑसिलेट किया, 3 बार वाइब्रेट किया, 4 बार वाइब्रेट किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 होगी। और रिटर्न होते समय भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव और उसका नॉर्मल हमेशा तीनों जो होते हैं एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। जैसा कि आप लाइट के केस में देखा था, तो यहाँ पर हम लाइट के केस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपके लाइट की कंडीशन थी वो प्रॉपर्टी आपके वेव के कंडीशन में भी है। तो यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगा, और इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। थर्ड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अर्थात रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा इंसिडेंस एंगल के बराबर होगा, अर्थात आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। वह वेव्स में भी होता है, लाइट के केस में भी होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब कि दैट इज एंगल
आई इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल जो होगा वह रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। फोर्थ, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम अर्थात रिजिड सपोर्ट और फिक्स्ड एंड, देन देयर इज इन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव। इन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट अर्थात दैट इज if the displacement of incident wave, that is अर्थात if that incident wave is given by, क्या दिया है, y इक्वल टू a साइन, वो क्या होता फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किस केस में होता है, ये वेव्स के केस में होता है। और यह केस कब होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने आपको डेरिवेशन कराया है। यह जब कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। जब निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। अब रिजिड सपोर्ट और फिक्स्ड एंड, तो जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया, किसी भी रोप को हम किसी रिजिड सपोर्ट से बांध देते तब बम्पिंग करते हैं तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है अब वह इन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव होता है। तो इसको आप एक बार नोट कर लें। तो हम चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि उसका फेज जो होता है किस प्रकार से चेंज होता है और उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। तो इसको आप देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को नॉर्मली लाइट के लिए केस में आपने पढ़ा होगा, फिर भी आप इसको यहाँ पे नोट कर लें। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के केस के लिए चारों प्रॉपर्टीज आपकी हो गई कि इस केस में जो फ्रिक्वेंसी होता है चेंज नहीं होता है और उसका इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल सेम होता है। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब हम आते हैं, अगर इफ़ द इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय, इफ द इंसिडेंट वेव इज क्या, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह किस केस के लिए होता है, यह होता है कि जब कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो हो जाता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब हम कर लेते हैं कि द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, ये क्या है, ए, इसको हम ए आई लिख देते हैं। क्या देते हैं ए आई, क्या देंगे ए आई। ए आई मीन्स, चलिए कैपिटल ए बना देते हैं आप है तो, y इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए आई मतलब कि यह इंसिडेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट है। किसके लिए है, इंसिडेंट वेव के लिए है। द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी। तो जैसे कि इंसिडेंट के लिए इस प्रकार से था और रिफ्लेक्टेड के लिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे यह क्या है, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो y इक्वल टू माइनस ए आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ये किसके लिए है, y इक्वल टू, इसका मतलब कि द फेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव चेंज बाई पाई इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से यह फेज क्या करता है,
पाई चेंज करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कोई रोप है, जब हम उसको बांधते हैं, बम्प करते हैं, उसका फेज क्या होता है, 180 डिग्री चेंज हो जाता है। और यह जो होता है इन्वर्जन, इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम देयर इज नो इन्वर्जन, यह किसके लिए है, डेंसर के लिए इन्वर्जन होता है, रेयर के लिए इन्वर्जन नहीं होता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में जिसका फेज होता है, फेज क्या होता है, पाई चेंज होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक हम क्या लगा दें, छल्ला लगा दें, यहाँ पे एक हम छल्ला लगा दें। अब जब छल्ला हम लगाएंगे क्या होगा, यहाँ पे से रिफ्लेक्शन भी होगा। लाइट के केस में भी आप देखते हैं, लाइट केस में आप देखते हैं जब कोई वेव आता है तो वह इस प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, अर्थात इस केस में ट्रांसमिशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा। जब कोई लाइट एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। व्हेन ए वेव ट्रेवल्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डाइवर्ट्स इट्स पाथ। इसका मतलब ये है कि जब कोई वेव एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाता है। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन वेव कहते हैं या रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। अब इस केस में जब इसको हम अगर रेयर मान लें, रेयर मतलब विरल होता है, डेंसर मतलब सघन होता है। जब रेयर टू डेंसर कोई वेव ट्रेवल करता है तो नॉर्मल की ओर डाइवर्ट होता है। मतलब कि व्हेन वेव्स आर ट्रेवल रेयर टू डेंसर, इट्स डाइवर्ट टू नॉर्मल, एंड व्हेन ए वेव ट्रेवल्स डेंसर टू रेयर, इट अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब कि जब रेयर से डेंसर की ओर आता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, और डेंसर से रेयर की ओर जाता है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। ये आपका आ गया ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स हो गया। तो जिस पर जो प्रॉपर्टी लाइट में होती है वही क्या होता है, वेव्स में होता है। इसको ये आप देख सकते हैं कि हमने इंसिडेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट ये लिया। अब रिफ्लेक्टेड वेव के केस में उसका जो फेज चेंज होता है वो पाई चेंज होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं सुपरपोजिशन। अब यहाँ पे देखें, सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब तरंग का अध्यारोपण। इसका हिंदी होता है तरंग का अध्यारोपण, जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब कई वेव एक साथ एक ही रीजन में ट्रेवल करते हैं, जब एक साथ कई वेव एक ही रीजन में ट्रेवल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं कि म्यूजिकल कंसर्ट, द साउंड वेव्स फ्रॉम मेनी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि नॉर्मली आप लोग ऑर्केस्ट्रा भी देखते होंगे, गाना सुनते होंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि जैसे हारमोनियम हो गया, ढोलक हो गया, गाना गाने वाला हो गया। तो हर अगर इंस्ट्रूमेंट की बात ले लिया जाए, एक तरीके से देख लिए ह्यूमन इज लाइक ए मशीन, और उसका हर एक पार्ट इंस्ट्रूमेंट ही तो है। तो यहाँ पे अगर हम म्यूजिकल कंसर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही देख लिया जाए तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो फ्रिक्वेंसी होता है अलग अलग होता है, साउंड जो होता है। और यहाँ पे जब कई वेव एक साथ एक ही रीजन से ट्रेवल करते हैं, और जैसे कि जब झरने का पानी गिरता है तो वहाँ से भी जो कलकल की आवाज़ होती है, तो
उसकी भी क्या होती है, वहाँ से वेव्स निकलती है, वह वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स होती है, उसका भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेव्स के लिए डिस्प्लेसमेंट, और कोई भी वेव्स हो, सिंपल हार्मोनिक वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशन ही होता है। इस केस में कि इट ऑफन हैपन दैट टू और मोर वेव्स पास साइमल्टेनियसली थ्रू द सेम रीजन। अगर सेम रीजन में कोई वेव्स एक साथ ट्रेवल कर रहा, फॉर एग्जांपल इन म्यूजिकल कंसर्ट द साउंड वेव्स फ्रॉम मेनी इंस्ट्रूमेंट्स फॉल साइमल्टेनियसली ऑन आवर ईयर ड्रम्स, द वाटर ऑफ ए लेक और हार्बर may be churned out by the waves produced by many boats। अब यहाँ पे देख लेते हैं, if we have, यदि आप पास क्या हो, दो या दो से अधिक, टू और मोर वेव्स, टू और मोर वेव्स कहाँ से, स्ट्रेच स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी से, वी हैव टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ ट्रेवल करती हैं along द सेम स्ट्रेच स्ट्रिंग, इस प्रकार से। हम मान लेते हैं A1, A2, A3, तो यहाँ से जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा Y1, Y2, Y3 डाटा, इस प्रकार कई वेव्स हैं, दो या दो से अधिक वेव्स हैं। तो इफ वी हैव टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली along the same stretch string in any direction, it is observed that the net displacement of any element of the string at a given time is the algebraic sum of the displacement due to each wave। इसका मतलब ये है कि जो आपका कई वेव्स एक साथ किसी मीडियम में, किसी भी मतलब कि एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सबका डिस्प्लेसमेंट उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यहाँ दिया भी है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव, दिस वे ऑफ एडिशन ऑफ इंडिविजुअल वेव फॉर्म टू डिटरमाइन द नेट वेव फॉर्म इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन। यहाँ पे कि अलग अलग वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो रिजल्टेंट वेव होगा वही क्या होगा कि आपका अलजेब्रिक सम के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वेव के डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। और ऐसे वेव्स को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं, अर्थात तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, वह सिद्धांत भी हम आपको लिखने जा रहे हैं। पहले आप नोट कर लीजिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसको नोट करें, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है उसको हम बताते हैं आपको। यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, या इट स्टेट्स दैट, इस सिद्धांत के अनुसार या यह परिभाषित करता है या बताता है कि द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट इन मीडियम is the vector sum of the individual displacement due to each one of the waves at that point at the same time। इसका मतलब ये है, अभी हमने अध्यारोपण मतलब कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में बताया, इससे यह निष्कर्ष निकलता है जब कोई दो या दो से अधिक वेव एक साथ किसी दिशा में ट्रेवल करती हैं, मतलब कि मीडियम क्या हो, एक ही मीडियम हो, मीडियम एक हो, जब दो या दो से अधिक वेव एक ही दिशा में, एक ही मतलब किसी भी दिशा में एक साथ ट्रेवल करें, तो
एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, जब एक साथ एक ही पॉइंट पे क्या करती हैं, कई वेव्स मिलती हैं, तो जो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, उनका उन वेव्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट वेव्स के मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे कई वेव्स हैं, कई वेव्स एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, और यह क्या है, एक टाइम पे यह जो है कि एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। आप देख भी सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते A1, A2, A3 मान लेते हैं। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा Y1 होगा, Y2 होगा, Y3 होगा। इस प्रकार से कई वेव्स हैं। इसका मतलब ये है कि द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, विस्थापन मतलब कि किसी समयांतराल में, ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स, मतलब कि एनी नंबर ऑफ वेव्स मतलब कि कई वेव्स, दो या दो से अधिक, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, कई हो सकती हैं, मीटिंग साइमल्टेनियसली मिलती हैं एक साथ एट ए पॉइंट। आप देख सकते हैं कि कई वेव्स हैं, कई वेव्स हैं एक साथ एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। इन मीडियम माध्यम में इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, तो उसका जो वेक्टर सम होगा, उसका जो वेक्टर सम होगा, इससे कि अलग अलग वेव का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ड्यू टू ईच वन ऑफ द वेव्स एट दैट पॉइंट एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि यदि हम मान लें इफ y1, y2, y3 आर द डिस्प्लेसमेंट एट ए पार्टिकुलर टाइम एट ए पार्टिकुलर पोजीशन ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख दीजिए, इफ वेक्टर y1, वेक्टर y2, वेक्टर y3 आर द डिस्प्लेसमेंट एट ए पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट of a particular time and particular time at particular displacement, particular time and particular, यहाँ पार्टिकुलर पोजीशन आप कर दीजिए, बेटर रहेगा, पार्टिकुलर पोजीशन। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि यदि वेक्टर y1, वेक्टर y2, वेक्टर y3, कई वेव्स y3, y4, y5 क्या है कि कई वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट हैं y1, y2, y3 आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकुलर टाइम, मतलब एक निश्चित टाइम में और एक निश्चित स्थिति में, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस डाटा, इस प्रकार से होगा। इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा y इक्वल टू y1, y2, y3, मतलब कि पर्टिकुलर पोजीशन एट द सेम टाइम, पर्टिकुलर पोजीशन एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मतलब कि ड्यू टू ईच वन ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट एट द सेम टाइम, उस समयांतराल में जो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह y वेक्टर y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा। यह आपको बताता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बताता है, अध्यारोपण के सिद्धांत को बताता है। अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि when two or more
more waves simultaneously travels in a medium in any direction, the resultant displacement are equal to the vector sum of the individual waves. इसका मतलब ये है जब दो या दो से अधिक वेव्स एक साथ किसी दिशा में एक माध्यम में ट्रेवल करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट विस्थापन होता है वह अलग अलग वेव्स के, अलग अलग तरंगों के, अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। यही बताता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया भी गया है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे तीन ही वेव हमने कंसीडर किया है कि A1, A2, A3, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, A1, A2, A3 है। अब जब वेव्स अलग अलग है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से जो उसका रिजल्टेंट मिलता है वह मिलता है y = y1 + y2 + y3। इसको आप नोट करें, अर्थात इसका मतलब दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज इक्वली वेल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाउएवर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल cases to apply when amplitude of mechanical waves is too large। इसका मतलब ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल cases to apply when amplitude of mechanical waves is too large। जब मैकेनिकल वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ही लार्ज होता है, उस कंडीशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए, जिसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा वेव जिसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसे वेव्स को मैकेनिकल वेव कहते हैं। और ऐसा वेव जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आपका साउंड वेव आता है, मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आपका साउंड वेव आता है, जबकि नॉन मैकेनिकल के अंतर्गत क्या आता है, लाइट वेव आता है। लाइट वेव जो होता है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही रीजन है कि आकाश में जो बिजली चमकती है और फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है बादल की गड़गड़ाहट, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि लाइट जो होता है नॉन मैकेनिकल वेव होता है और साउंड जो होता है मैकेनिकल वेव होता है। साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है, क्योंकि लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है स्पीड ऑफ साउंड से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही रीजन है कि बिजली आपको पहले दिखाई देती है और बादल की गड़गड़ाहट बाद में दिखाई देती है, और जबकि आवाज़ और लाइटिंग दोनों साथ में होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर खाली स्थान हो, बहुत दूर पे कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा है तो आपको दिखेगा कि वह कुल्हाड़ी पहले मारा लेकिन आवाज़ आपको बाद में पहुंचा। तो अर्थात लाइट का जो वेव होता है वह प्रकार साउंड के वेव से अधिक होता है। अर्थात लाइट जो होता है नॉन मैकेनिकल वेव होता है, साउंड जो होता है मैकेनिकल वेव होता है। यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अर्थात सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वह एम्पलीट्यूड वह कैसे अप्लाई तब किया जाता है जब मैकेनिकल वेव क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही लार्ज होता है। इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, इसको हम आपको बताते हैं। पहले आप इतना नोट कर लें, हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप इसको आप नोट कर लें, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन तो फर्स्ट आपका आता है इंटरफियरेंस ऑफ वेव। इंटरफियरेंस ऑफ वेव इतना आप नोट कर लिए। फर्स्ट है आपका इंटरफियरेंस ऑफ वेव। इंटरफियरेंस
इंटरफियरेंस ऑफ वेव। इंटरफियरेंस ऑफ वेव बीएससी सेकेंड ईयर के पहले पेपर का आपका पहला टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। लाइट में भी पाया जाता है, साउंड वेव में पाया जाता है इंटरफियरेंस ऑफ वेव। अब सेकंड आपका आता है स्टैंडिंग वेव। सेकंड आता है स्टैंडिंग वेव, जिसको स्टैंडिंग वेव को हम स्टेशनरी वेव के नाम से भी जानते हैं। स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इफ द मीडियम इज लिमिटेड in extent, for example, if the rope were reduced to a violin string fixed at both ends, the progressive wave traveling on the string would be reflected at both ends. The vibration of the string would then be the combination of such waves moving to and fro along the string, and these are known as standing wave or stationary wave. Standing wave को हम एक नाम से और जानते हैं, नोट कर लीजिए, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव। अब ध्यान दीजिए, स्टेशनरी वेव को हमने आपको एक बार बता दिया है, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। जैसे वायलिन, गिटार आपने जानते ही होंगे, तो वहाँ पे उसका जो स्ट्रिंग होता है वो दोनों साइड क्या होता है, बंधा होता है। दोनों साइड उसका बंधा होता है। जब हम इसको, जैसे कि अब मान लीजिए कि ये क्या है कि ये आपके गिटार का तार है, दोनों साइड बंधा हुआ। जब हम इसको टच करके छोड़ देते हैं तो यह क्या करता है, वाइब्रेट करता है। यह वाइब्रेट करने लगता है, अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ दोनों साइड होता है, और रिफ्लेक्शन बोथ एंड पे होता है। रिफ्लेक्शन बोथ एंड पे होता है। और यह भी स्टैंडिंग वेव, अर्थात स्टेशनरी वेव में भी जो रिफ्लेक्शन होगा वो बोथ एंड पे होगा, क्योंकि उसका दोनों सिरा में बंधा होता है। और थर्ड आपका आता है बीट्स। थर्ड आता है बीट्स, जिसको हम बोलते हैं विस्पंद कहते हैं, जिसको हम विस्पंद कहते हैं। हमें आशा करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसका मोस्ट एप्लीकेशन जो होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में होता है, स्टैंडिंग वेव्स में होता है, बीट्स में होता है। सुपरपोजिशन, जब कोई दो या दो से अधिक वेव्स एक साथ किसी माध्यम में एक साथ ट्रेवल करती हैं, तो उनके वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अलग अलग वेव्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग वेव्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यही आपका हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए।